नमस्कार दोस्तों, सर्दियों का मौसम आ गया है और सर्दियों के मौसम आते ही अस्थमा रोगियों की समस्या बढ़नी शुरू हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस सर्दी कैसे अस्थमा रोगी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी प्रेडिक्शंस आ रही हैं कि इस बार सर्दी बहुत कड़ाके की पड़ने वाली है और दिसंबर आते आते ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो ठंड के बढ़ते ही अस्थमा रोगियों को सांस लेने की समस्या बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। इवन उनके जो अस्थमा अटैक्स हैं कई बार वो ट्रिगर हो जाते हैं, थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है और रात को तो खासकर वो अपनी खांसी से इतना परेशान हो जाते हैं कि वो ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। तो इन सभी चीज़ों के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आप इस सर्दी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने अस्थमा के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं उसको ट्रिगर होने से बचा सकते हैं, रोक सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और सबसे पहले आपको एक बात समझनी और जाननी पड़ेगी कि आपकी जो समस्या है, यानी आपको जो अस्थमा अगर प्रॉब्लम है, तो अस्थमा किस वजह से ट्रिगर होता है। सबसे पहली बात, ये अस्थमा क्या दिक्कत है? क्या इसमें हमारी नाक में कोई दिक्कत आ जाती है? आंसर है नो। इसमें दिक्कत आती कहाँ है? आपके इम्यून सिस्टम में। आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से वो आपके एयरवेज में एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोडक्शन कर रहा है। साथ ही साथ वहाँ की जो मसल्स हैं उनके अंदर स्वेलिंग हो रही है, यानी इन्फ्लामेशन हो रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सांस लेने की नली होती है उसमें सांस लेने के लिए जगह कम बच जाती है, इन्फ्लामेशन और म्यूकस के प्रोडक्शन के कारण। अब जब जगह कम बढ़ जाती है और ऊपर से सर्दियां हैं, तो सर्दियों में हमारी मसल्स जो है अकड़ने लग जाती है, सिकुड़ने लग जाती हैं, तो उसकी वजह से भी जगह हमारे पास और कम बचती है सांस लेने के लिए। अब ऐसे में अगर अस्थमा रोगियों को आराम चाहिए अपनी इस प्रॉब्लम से, तो उन्हें क्या करना होगा? आपके दिमाग में जवाब आ गया। सबसे पहले अपने इम्यून सिस्टम को बैलेंस रखने की कोशिश करनी होगी। दूसरा, आपको ऐसी चीजों का सेवन करना होगा या ऐसे कुछ काम करने होंगे जिससे आपके जो एयरवेज हैं, जो वहाँ की मसल्स हैं, वो रिलैक्स रहें, वो ठंड की वजह से सिकुड़े ना, ताकि आपको प्रॉपर स्पेस मिल सके सांस लेने के लिए और आप एक हेल्दी जीवन जी सके। अब अगर हमें यहाँ तक समझ आ गया कि समस्या क्या है और उसे ठीक कैसे करना है, तो अब जान लेते हैं कि इसमें हमें चेंजेस क्या करने हैं। सबसे पहली चीज, अस्थमा रोगियों को हम एक्सरसाइज के लिए बहुत बोलते हैं। इवन आप में से ज्यादातर लोग एक्सरसाइज करते भी हैं, लेकिन सर्दियों में यही एक्सरसाइज आपको फायदे की जगह नुकसान दे देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक आप अपने रूम में हो, जब तक आप अपने क्विल्ट यानी रजाई वगैरह में हो या ब्लैंकेट में हो, तब तक आपकी बॉडी वार्म है, गर्म है। और जब आप उठते हो, बाहर जाते हो, पार्क में जाते हो, वॉक करते हो, तो एकदम से जो बाहर का एटमॉस्फेयर होता है वो क्या होता है? ठंडा। और जब वो एकदम से ठंडा एटमॉस्फेयर आपको इम्पैक्ट करता है, तो आपका अस्थमा वहां पे ट्रिगर हो जाता है। तो वहां पर जब आप एक्सरसाइज भी करेंगे, आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी करेंगे, वो भी आपको दिक्कत देगा, क्योंकि हवा ठंडी होती है। साथ ही साथ ठंड में जो हवा होती है वो खुश्क होती है, यानी सूखी हवा होती है। और जब वो एयरवेज के थ्रू अंदर जाएगी तो वो और ज़्यादा हमारी मसल्स को सिकोड़ेगी। तो इस वजह से हमें क्या करना है? सबसे पहले आपको अर्ली मॉर्निंग बाहर जाकर एक्सरसाइज नहीं करनी है। जी हाँ, आपने सही सुना, आपको बाहर जाकर एक्सरसाइज नहीं करनी है। रीजन मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आपको एक्सरसाइज छोड़ देनी है, एक्सरसाइज करनी है। वही एक्सरसाइज आपको करनी है अपने रूम के अंदर, ताकि वो जो वार्म एटमॉस्फेयर है उसी एटमॉस्फेयर में आप एक्सरसाइज करें। उस ब्रीथिंग एक्सरसाइज से मैक्सिमम ऑक्सीजन आपके अंदर जाए और आप हेल्दी एंड फ्रेश फील कर पाएं। इसके लिए आप कुछ चीज़ें और कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हमें देखने को क्या मिलता है, हमारा जो रूम है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं होती है। तो आप इंडोर प्लांट्स को अपने घर में रख सकते हो, छोटे छोटे प्लांट्स को रख सकते हो, जिससे आपका जो रूम है उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ जाएगी और आप हेल्दी भी रहेंगे। इसी के साथ साथ आपको गुनगुने पानी का सेवन करना शुरू कर देना है। ये मैं आपको
पहले भी कहता हूं कि जितने भी अस्थमा रोगी हैं, अगर वो ऑल सीजन यानी पूरे साल भर अगर वो गुनगुने पानी का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी अस्थमा की प्रॉब्लम 30% तो ऑलरेडी खत्म होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि गुनगुना पानी आपकी बॉडी में जाके एकदम से रिएक्ट नहीं करता। हमारी बॉडी अंदर से गर्म होती है, हीट होती है वहाँ पे, तो जब आप गुनगुना पानी कंज्यूम करते हैं तो वो आपकी बॉडी में बहुत ईजीली मिक्स हो जाता है और सारे फंक्शन बहुत नॉर्मल तरीके से चल रहे होते हैं। यानी आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बैलेंस वाली कंडीशन पे आना शुरू हो जाता है। इसीलिए जो म्यूकस का प्रोडक्शन है जो एक्स्ट्रा होने लग जाता है वो नहीं होता और आपको आपके अस्थमा के साइन एंड सिम्टम्स में बहुत रिलैक्स देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ आप कुछ चीज़ों का सेवन बढ़ा सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं चाय यहाँ नहीं कहने वाला, क्योंकि चाय जो बनती है उसमें दूध डालते हैं, उसमें आप मीठा बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, जिसकी वजह से कफ का प्रोडक्शन और ज़्यादा हो जाता है। एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए, जितने भी अस्थमा रोगी हैं, जब भी आप मीठे का सेवन करते हैं तो मीठा हमेशा शरीर में कफ को बढ़ाता है, तो आपको मीठे का सेवन कम करना है। अगर आप चाय का सेवन करना चाहते हैं तो आप चाय का सेवन करिए, अदरक डालिए, उसमें लौंग डालिए, बड़ी इलायची डालिए, मोटी इलायची डालिए, लेकिन उसमें दूध का सेवन ना कीजिए, आप उसको वैसे ही पीजिए एक काढ़े के स्वरूप में। वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। इवन उसमें अगर आप थोड़ा सा गुड़ डाल लेते हैं मिठास के लिए तो वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करने वाला है। अगर आप फिर भी चाय के बहुत शौकीन हैं और बिना चाय के रह नहीं पाते हैं तो दिन में कोशिश करें कि एक ही बार चाय पिएं। इसके अलावा आप ग्रीन टी का प्रयोग करें, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी रखेगी। और इसके बाद सबसे अहम बात आ जाती है खाने की। खाने में सर्दियों के मौसम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल होती हैं जो अस्थमा रोगी के लिए किसी वरदान से कम नहीं होती, किसी मेडिसिन से कम नहीं होती, जैसे अदरक, लहसुन और जितने भी बाकी स्पाइसेस हैं जैसे लौंग, मोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी। अगर आप इनका ठीक मात्रा में अपने खाने में प्रयोग करते हैं तो ये आपकी बॉडी को हीट रखती है, यानी आपकी बॉडी में वार्मथ बनाए रखती है, आपको गर्माहट देती है, जिसकी वजह से आपके जो एयरवेज हैं वो सिकुड़ने की बजाय नॉर्मल रहते हैं और आपको सांस लेने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये जितने भी मैं आपको तरीके बता रहा हूँ ये कुछ घरेलू नुस्खे हैं जो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे आपको हेल्दी रहने में, लेकिन आपकी समस्या की जड़ क्या है उसको मैंने शुरुआत में ही बताया, आपका इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम को ठीक रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए आपको एक ऐसा ट्रीटमेंट जरूर कंटिन्यू रखना पड़ेगा जो साइड इफेक्ट फ्री है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट एक्चुअली आपके इम्यून सिस्टम को बैलेंस करेगा और बाकी चीजें उसको सपोर्ट करेंगी। अब यहाँ पे हो सकता है ट्रीटमेंट के नाम पे बहुत सारे सवाल, बहुत सारे डाउट आपके मन में आ रहे होंगे, तो आप उन सभी डाउट्स के जवाब अभी ले सकते हैं। कैसे? बस नीचे दिए नंबर पर कॉल करना है, भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से डिटेल में बात करो, वो आपके लिए हमेशा हाजिर है, आपकी मदद के लिए हमेशा हाजिर है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी कॉल करो और अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानो। इसी के साथ अब मैं आपसे चलने की इजाजत चाहूंगा, मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। लेकिन वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।